नाम लिखा हुआ है एपीलेप्सी। एपीलेप्सी का मतलब होता है रिपीटेड टाइम सीजर। रिपीटेड टाइम सीजर, मरीज को बार बार सीजर का आ जाना क्या कहलाता है? एपिलेप्सी कहलाती है। और अगर मैं यहां बात करता हूं कि सीजर क्या होती है, इट्स ब्रेन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इट्स ब्रेन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंजेज आने के कारण मरीज में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? इनवॉलेंट्री, जो मरीज के कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण क्या हो रहा है? इनवॉलेंट्री क्या देखने को मिलता है? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, जो मरीज के कंट्रोल में नहीं है। हाथों पैरों में खिंचाव आ रहा है, चेहरे पे खिंचाव आ रहा है, बॉडी में खिंचाव आ रहा है, ऐसे चीज को। अब याद रखिएगा, एपिलेप्सी की कंडीशन के लिए आप यहां फेनिटोइन दे रहे हो। फेनिटोइन मैंने कई बार पढ़ा रखी है कि फेनिटोइन में आपको याद रखने योग्य बात कौन सी देखने को मिलती है? होठ मलाई का। क्या याद रखनी है? होठ मलाई का। और होठ मलाइका का मतलब होता है, एच का मतलब हिस्ट्रिट्यूजम या हाइपरट्रोफी ऑफ गम, ओ का मतलब ओस्टियोमलेशिया, टी का मतलब टेरेटोजेनिक, एम का मतलब मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ए का मतलब एटेक्सिया, एल का मतलब इंक्रीज लिम्फो, अरे इंक्रीज लिम्फ नोड, आई का मतलब डिक्रीज इंसुलिन, डिक्रीज विटामिन के, और एरिथमिया। ये आपके सामने होठ मलाइका आती है, जिनमें मोस्ट कॉमन जो इसका साइड इफेक्ट है वो है हाइपरट्रोफी ऑफ गम। मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है? हाइपरट्रोफी। क्या देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है हाइपरट्रोफी ऑफ गम। मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है? हाइपरट्रोफी ऑफ गम, यानी मसूड़ों में। अरे ए राहुल, तेरे टूथपेस्ट में नमक कम है क्या? तो नमक कम या ज्यादा नहीं, यहां मसूड़ों में सूजन की बात चल रही है, मसूड़ों में झंझनाट। अरे ठंडा गर्म खाने पे मसूड़ों में सिकुड़न आना, वो अलग चीज है। यहां फेनिटोइन की होठ मलाइका का ए मोस्ट कॉमन है हाइपरट्रोफी ऑफ गम। तो बार बार इस मरीज के लिए आपको कोई चीज करवानी है तो वो करवाओगे डेंटल एग्जामिनेशन। दिए गए ऑप्शन में बेहतरीन आंसर आपका क्या जाना चाहिए? सर हमारे सवाल में 2-3 ऑप्शन दिए कि फ्रीक्वेंटली आई एग्जामिनेशन, तो मुझे बताओ होठ मलाइका में आई का तो डिस्कशन ही नहीं है। अरे ध्यान रखिएगा, अधरों पर रखकर शब्दों का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। तो कमेंट बॉक्स में न बोल के आंखों से बोलोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। समझ में आ गया? तो ये आई एग्जामिनेशन गलत है। अरे इंक्रीज कैल्शियम, क्यों बेटा कैल्शियम को बढ़ाने की जरूरत है? यहां कोई मतलब नहीं है, उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट हो गया इंक्रीज आयरन, आयरन का भी कोई रोल नहीं है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, यानी डेंटल एग्जामिनेशन कराओ और दूसरे नंबर पे आयरन की जगह बढ़ानी है तो फोलिक एसिड बढ़ाओ, क्योंकि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया दैट इज कॉल्ड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया इज कॉल्ड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। एपिलेप्सी के मरीज, एपिलेप्सी का मतलब रिपीटेड टाइम सीजर, आज तान आई, थोड़े दिन में और आ गई, थोड़े दिन में और आ गई। अगर बार बार मरीज को ताने आ रही है तो उसके लिए अपन एक डाइट पैटर्न चेंज कर देते हैं और उसका नाम है मॉडिफाइड एटकिंस डाइट। ध्यान रखिएगा, एक डाइट है विशेष प्रकार की, ध्यान रखिएगा डाइट का नाम क्या लिख रहा हूं मैं? मॉडिफाइड एटकिंस डाइट। एटकिंस डाइट, ध्यान रखिएगा कौन सी डाइट उस मरीज को बताई जाएगी? मॉडिफाइड एटकिंस डाइट। सर ये डाइट क्या होती है? तो नॉर्मल जीवन का यापन करने के लिए आपको और मुझे दोस्तों लगभग 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट चाहिए जिससे एनर्जी मिले। हमें लगभग 10 से 20% प्रोटीन चाहिए और 10 से 20% फैट चाहिए और 7 से 15% प्रोटीन चाहिए। सही बात है। लेकिन यहां अपन माहौल चेंज कर देते हैं कि अपन इसकी कैलोरी इंटेक कम कर देंगे और फैट ज्यादा कर देंगे। यानी मॉडिफाइड एटकिंस डाइट में दोस्तों अपन फैट और जो कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है उसको 4:1 कर देंगे। यानी आप मरीज की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट से पूरी, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट किसके लिए जरूरी होता है? तो याद रखिएगा एनर्जी के लिए। तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट को तो कर दिया कम और फैट को ज्यादा कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि क्या इस व्यक्ति की, वो व्यक्ति जो अपने खान पान में कार्बोहाइड्रेट और फैट का रेशियो ये लेगा, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट होगी? नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा यहां क्या बोलूंगा? दिस टाइप डाइट नॉट सफिशिएंट
फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। दिस टाइप ऑफ डाइट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, और जब एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है तो व्यक्ति कहीं से कहीं तो एनर्जी पूरी करेगा। हाँ, तो क्या करेगा, देन पेशेंट, अरे देन बॉडी गो फॉर फैट ब्रेकडाउन, फिर बॉडी किसके लिए जाएगी, फैट का ब्रेकडाउन करेगी। किसका ब्रेकडाउन करेगी, फैट का। और जब दोस्तों फैट का ब्रेकडाउन करेगा तो फैट किस में टूटेगी, अरे ब्रेकडाउन इनटू कीटोन बॉडीज। ये किस में टूटेगी, कीटोन बॉडीज में टूटेगी। अरे ध्यान रखिएगा, ये किस में टूटेगी, तो आपका जवाब आएगा सर ये तो कीटोन बॉडीज में टूटेगी। और ये जो कीटोन होती है, कीटोन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और ज्यादा कीटोन आएगा तो ये कीटोन क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को। अरे ये कीटोन ज्यादा टूटेगी तो ये कीटोन किसको क्रॉस करेगी, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और जाकर के ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी या ब्रेन की एक्टिविटी को कम करेगी। ध्यान रखिएगा, वेन एक्सिस देन क्रॉस, उसके बाद ये क्या करेगी, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर अमाउंट में बढ़ते ही किसको क्रॉस करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते ही ये क्या कर देगा, डिक्रीज ब्रेन एक्टिविटी, और दिमाग में ये जाते ही ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देगा, और दिमाग में जाते ही ये ब्रेन की एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब मुझे बताओ, ब्रेन की जब एक्टिविटी ही कम हो जाएगी तो क्या उसके अंदर ताण आएगी, नहीं। इसीलिए ये किसके लिए एडवाइज करते हो, एडवाइज फॉर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब जिसको बार बार ताने आती है उसको कहते हैं, खान पान का पैटर्न ही यही रख ले। हाँ, नुकसान यही है कि दिमाग काम कम करेगा, सुस्त रहेगा दिमाग हर टाइम, लेकिन ताण तो नहीं आएगी। अरे दिमाग सुस्त रहेगा लेकिन ताण तो नहीं आएगी। तो मॉडिफाइड एटकिंस डाइट सजेस्टेड फॉर एपिलेप्सी पेशेंट, नॉट ए सीजर पेशेंट। सीजर का मतलब तो एक बार आई है, जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं मुझे ताण आ गई, लेकिन बार बार आ जाती है वो एपिलेप्सी की कंडीशन कहलाती है। बार बार आ रही है मतलब वो क्या कंडीशन है, एपिलेप्सी की है। तो मॉडिफाइड एटकिंस डाइट एपिलेप्सी के पेशेंट को सजेस्ट करते हो। शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो फैट और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो ये है, और पूरा कंसेप्ट लॉजिक रैशनल क्या होता है ये देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ 360।